वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का लेक्चर है वो कंटिन्यूशन ही है लास्ट लेक्चर की, जो लॉसेस वाला हमने पढ़ा था। ये आज के जो टॉपिक है, लेक्चर है, इसमें हम पढ़ेंगे पावर स्टेजेस इन डीसी जनरेटर। आपको पता है जी, डीसी जनरेटर कोई भी हो उसको हम मैकेनिकल इनपुट पावर देते हैं। उसके बाद उसके आर्मेचर में कोई पावर डेवलप होती है और फिर एंड पे आपको जाके कोई आउटपुट वोल्टेज हासिल होती है या आउटपुट आपको कोई हासिल होती है। इसके दौरान आप मैकेनिकल इनपुट पावर से इलेक्ट्रिकल आउटपुट पावर तक जाने के लिए कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं वो आज हम बात करेंगे। सबसे पहले आप जनरेटर को किसी भी मैकेनिकल पावर, कोई भी आप प्राइम मूवर के ज़रिए इनपुट मैकेनिकल पावर देते हैं। इनपुट मैकेनिकल पावर आपके आयरन और फ्रिक्शन लॉसेस अगर हम उसमें से निकाल दें, आयरन और फ्रिक्शन लॉसेस अगर उसमें से हम निकाल दें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल पावर आर्मेचर में डेवलप होती है उसको E/IA कहा जाता है। और सिमिलरली अगर हम फर्दर आगे जाएं, ये तो वो पावर है जो आर्मेचर में डेवलप हो रही है। अब आर्मेचर में जो पावर डेवलप हो रही है, क्या वो सारी की सारी हमें आउटपुट पे मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ ना कुछ लॉसेस रूनुमा होते हैं। जो आर्मेचर पावर प्रोड्यूस हो रही है, आर्मेचर में जो पावर प्रोड्यूस हो रही है वो आउटपुट पावर तक जाते जाते कुछ ना कुछ लॉसेस में ज़ाया हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके जो आर्मेचर में पावर डेवलप हुई है, आउटपुट पावर, इन दोनों में जाने में जो लॉसेस होते हैं उनको कहा जाता है कॉपर लॉसेस। और एंड पे आपके जो आउटपुट पावर हासिल होती है वो लोड के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट IL हासिल होता है। अगर हम यहाँ पे मैंने स्टेजेस दे दी हैं A, B और C। ए स्टेज है हमारी मैकेनिकल इनपुट पावर, बी स्टेज है वो पावर जो आपकी डेवलप हो रही है आर्मेचर के अंदर। अगर ए स्टेज में से मैं बी स्टेज माइनस कर दूं तो मेरे पास आयरन या फ्रिक्शनल लॉसेस आ जाएंगे, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ए में से मैं बी माइनस कर दूं तो मेरे पास आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेस आ जाएंगे। सिमिलरली बी स्टेज में से मैं सी स्टेज माइनस कर दूं तो मेरे पास कॉपर लॉसेस हासिल हो जाएंगे। अच्छा, अब ये तो है पावर स्टेज, यानी आप सबसे पहले इनपुट देते हैं, मैकेनिकल इनपुट देते हैं। उसके बाद आपके पास एक इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप होती है आर्मेचर के अंदर। फिर वो जो आर्मेचर के अंदर इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप हुई है वो आउटपुट पावर पे हासिल होती है। इन बिटवीन दीज देयर आर सम लॉसेस। हम बात करते हैं कि जी डीसी जनरेटर में मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है। डीसी जनरेटर में जो मैकेनिकल एफिशिएंसी होती है वो रेशो होती है बिटवीन बी स्टेज एंड ए स्टेज, या मैं इसको कह सकता हूँ इट इज़ द रेशो बिटवीन इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर टू इनपुट मैकेनिकल पावर। कि जितनी आपकी आर्मेचर में पावर डेवलप हुई है उसकी रेशो इनपुट मैकेनिकल पावर, अगर ये हम करेंगे तो हमारे पास आपके पास मैकेनिकल एफिशिएंसी आ जाएगी। इसको फाइंड करने का फार्मूला क्या है? ये रेशो है बिटवीन बी स्टेज एंड ए स्टेज। बी स्टेज पे आपको पता है जो आपको आर्मेचर पावर हासिल हो रही है वो E/IA है, यानी आर्मेचर में डेवलप्ड EMF मल्टीप्लाई बाय आर्मेचर में से गुजरने वाला करंट। रेशो मैकेनिकल इनपुट पावर जो आपने दी है, इनकी रेशो लेंगे तो आपके पास मैकेनिकल एफिशिएंसी आ जाएगी। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी से क्या मुराद है कि आपको जो आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर मिल रही है टू द रेशो ऑफ द पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर, इन दोनों की रेशो अगर लेंगे तो जो हासिल होने वाली एफिशिएंसी है वो आपके पास इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी कहलाएगी। या C रेशो B हम करेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी कहलाएगी। रेशो बिटवीन आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर टू पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर। आपको पता है आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, क्या होती है डीसी जनरेटर के केस में? टर्मिनल वोल्टेजेस V, लोड करंट IL। इसकी रेशो लेंगे V/IL की सॉरी टू आर्मेचर पावर डेवलप्ड, जो कि E/I है आर्मेचर EMF वोल्टेजेस और IA आर्मेचर का करंट। इनकी निस्बत लेंगे, इनकी रेशियो लेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी आ जाएगी। और थर्ड आपके पास जो आती है वो कमर्शियल एफिशिएंसी है, यानी आपकी टोटल आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर जो आपको हासिल हुई है टू द रेशियो ऑफ टोटल इनपुट मैकेनिकल पावर जो आपने दी थी, वो अगर आप करेंगे तो आपके पास कमर्शियल एफिशिएंसी हासिल हो जाएगी, जिसको मैं लिख सकता हूँ इट इज़ द रेशियो बिटवीन C स्टेज एंड A स्टेज। C स्टेज आपको पता है आपको क्या हासिल हुआ है,
आउटपुट पावर V इंटू आई एल हासिल हुई है, और जो आपके पास A स्टेज है वो मैकेनिकल इनपुट पावर है। तो इस तरह आपके पास कमर्शियल एफिशिएंसी भी निकल आई है। तो अगर मैं बात करूं तो मैं लिख सकता हूं कमर्शियल एफिशिएंसी जो बराबर होती है आउटपुट ओवर इनपुट के। आउटपुट आपको पता है, आउटपुट जो हासिल होती है वो कभी इनपुट के इक्वल नहीं होती, बल्कि कुछ ना कुछ लॉसेस होते हैं। तो अगर मैं इनपुट में से लॉसेस निकाल दूंगा और फिर इनपुट पे डिवाइड करूंगा, मेरे पास एफिशिएंसी आ जाएगी। इनपुट माइनस लॉसेस ये बराबर होता है आपके पास आउटपुट के। इनपुट माइनस लॉसेस आपके पास आउटपुट के बराबर होते हैं। आउटपुट कभी इनपुट के बराबर नहीं होती ड्यू टू लॉसेस। तो ये इस तरह भी आप कमर्शियल एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या होगी डीसी जनरेटर की? डीसी जनरेटर की एफिशिएंसी हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती, एक जैसी नहीं रहती, बल्कि ये वेरी करती है विद लोड। ये लोड के साथ तब्दील होती है। तो एक केस ले लेते हैं जिसमें हमारे पास एक शंट जनरेटर है जो लोड करंट IL डिलीवर कर रहा है एट टर्मिनल वोल्टेजेस V। तो आउटपुट पावर जो हमारे पास आएगी वो क्या होगी? जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा था, आउटपुट पावर क्या होती है? V इंटू IL, जो टर्मिनल वोल्टेजेस हैं मल्टीप्लाई बाय लोड करंट, ये आपके पास आउटपुट पावर होगी। तो आउटपुट ऑफ जनरेटर क्या हो जाएगी? V इंटू IL। और इनपुट आपको पता है, इनपुट क्या है? इनपुट क्या होती है? आउटपुट प्लस लॉसेस, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो इक्वेशन लिखी है आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट माइनस लॉसेस। तो यहीं से मैं इनपुट निकालना चाहूँ तो इनपुट कैसे निकालूंगा? इनपुट माइनस लॉसेस इज इक्वल टू आउटपुट। मैंने यहाँ से निकाल लिया इनपुट, तो इनपुट को इधर ही रहने देते हैं, आउटपुट उधर ले जाते हैं, लॉसेस को सॉरी। तो ये इक्वेशन आ जाएगी आउटपुट प्लस लॉसेस। इसी इक्वेशन को मैंने यहाँ पे यूज़ किया कि आउटपुट प्लस लॉसेस करेंगे तो हमारे पास इनपुट ऑफ जनरेटर आ जाएगी। अब लॉसेस आपने पढ़ा था, उसमें लॉसेस में आपके पास वेरिएबल लॉसेस भी होते हैं और लास्ट लेक्चर में उसमें कांस्टेंट लॉसेस भी वाक़ई होते हैं। वेरिएबल लॉसेस आपको पता है शंट जनरेटर है, तो इसमें वेरिएबल लॉस आई स्क्वायर RA आर्मेचर में ही होगा, क्योंकि जो हमने बात की थी हमारे लॉसेस जो शंट फील्ड के होते हैं उसको हम क्या कहते हैं जी? वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहते हैं, प्लस कांस्टेंट लॉसेस। अच्छा, इसी को दोबारा मैं अगर लिख लूँ V इंटू IL रिप्लेस कर दूँ I इंटू आई स्क्वायर RA प्लस WC, जो टर्म्स यूज़ किए हमने उनके साथ इसको मैंने रिप्लेस कर दिया। V इंटू IL आपके पास आउटपुट पावर, I स्क्वायर RA आपके पास जो लॉस है वेरिएबल लॉस इन आर्मेचर, और प्लस कांस्टेंट लॉसेस WC से इसको रिप्रेजेंट किया है। अब जैसा कि आपको पता है वेरिएबल लॉसेस सिर्फ प्रेजेंट होते हैं सीरीज़ फील्ड, और आपको जैसा पता है कि जो हमारे पास लॉसेस होते हैं वो जो वेरिएबल लॉसेस होते हैं वो सीरीज़ फील्ड और आर्मेचर में होते हैं। चूँकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शंट जनरेटर की, शंट जनरेटर के केस में कोई सीरीज़ वाइंडिंग हमारे पास मौजूद नहीं है, तो इसलिए जो लॉसेस होंगे वो सिर्फ आपके आर्मेचर में होंगे। लेकिन आर्मेचर करंट अगर आप यहाँ पे देखें वो मजमुआ है लोड करंट प्लस शंट करंट का। तो इस इक्वेशन को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ IA इज इक्वल टू IL प्लस I शंट के साथ। अगर इस इक्वेशन को रिप्लेस करूँ यहाँ पे IA को IL प्लस I शंट के साथ, जो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? आउटपुट पावर आपके पास प्लस आर्मेचर करंट जो कि मजमुआ है लोड करंट और शंट करंट का, इंटू RA जो रेजिस्टेंस है आर्मेचर की, प्लस कांस्टेंट लॉसेस। चूँकि I शंट लोड करंट से जो शंट करंट है वो बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है, सो इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा शंट करंट है इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन बच जाएगी वो क्या बच जाएगी? शंट करंट को निगलेक्ट करने के बाद इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट पावर प्लस आपके पास वेरिएबल लॉसेस IL स्क्वायर RA प्लस कांस्टेंट लॉसेस। ये हमारे पास आ गई इनपुट की इक्वेशन। आउटपुट आपको पता है V इंटू IL थी। इन दोनों की अगर अब हम रेशो ले लें, आउटपुट रेशो इनपुट करें तो हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी।
एफिशिएंसी में हमने इनपुट की जो आउटपुट की जो पावर थी V इंटू आई एल वो लिख ली, डिवाइडेड बाई इनपुट की जो हमने इक्वेशन निकाली थी V इंटू आई एल प्लस आई एल स्केयर आर ए प्लस डब्ल्यू सी मीन के कांस्टेंट लॉसेस आपके पास। नीचे वाली जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है, अगर इस डिनोमिनेटर वाली टर्म से मैं V इंटू आई एल कॉमन ले लूँ, V इंटू आई एल मैंने कॉमन लिया, यहाँ से ये 1 बच गया। अब आई एल स्केयर आर ए, इसके साथ वी एल नहीं था तो क्या हो जाएगा, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली कांस्टेंट लॉसेस के साथ भी V इंटू आई एल नहीं था, यहाँ से कॉमन लिया भी तो यहाँ पे ये इक्वेशन में डिवाइड हो गया। अब जो डिनोमिनेटर वाला V इंटू आई एल है, जो न्यूमिनेटर वाला V इंटू आई एल है, ये आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो जो आपके पास एफिशिएंसी की जो टर्म बच जाएगी वो बचेगी 1/1 प्लस आई एल स्केयर ओवर V प्लस कांस्टेंट लॉसेस ओवर V इंटू आई एल। चूँकि यहाँ पे अगर आप देखें V इंटू आई एल पे डिवाइड किया था तो ऊपर आई एल स्केयर था, नीचे आई एल था, तो एक आई एल स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास अगर ये इक्वेशन जो 1 बनी है हमारे पास, इसको अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं एफिशिएंसी हमारी उसी वक्त मैक्सिमम होगी जब हमारे पास इक्वेशन 1 का डिनोमिनेटर मिनिमम होगा। डिनोमिनेटर मिनिमम होने का मतलब क्या है, इसके डिनोमिनेटर को मैंने 0 के बराबर रख दिया, इसके डिनोमिनेटर को मैंने 0 के बराबर रख दिया। तो 0 के बराबर रखेंगे, सॉरी यहाँ पे ये गलती है, ये 1 प्लस है, 1 प्लस आई एल इंटू आर ए ओवर वी प्लस कांस्टेंट लॉसेस ओवर V इंटू आई एल, इसको 0 के बराबर पुट कर दिया। डिनोमिनेटर वाली टर्म को 0 के बराबर रखने के बाद हम इस टर्म का डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू लोड करंट आई एल। अब चूँकि 1 एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव, ये एक कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो डेरिवेटिव वाली टर्म आएंगी वो क्या आएंगी, आई एल आर ए ओवर V प्लस कांस्टेंट लॉसेस डिवाइडेड बाई V इंटू आई एल। अब इन दोनों का हमने डेरिवेटिव लेना है, एक का मैंने यहाँ पे आपको लेके दिखाया है। अब यहाँ पे देखें आर ए डिवाइडेड बाई V, अगर हम इसको कांस्टेंट कंसीडर करके हम इसको डेरिवेटिव से बाहर लिख लेते हैं, इसको हम कांस्टेंट कंसीडर करके इक्वेशन को यूँ अगर लिख लें, तो यहाँ पे जो आई एल का डेरिवेटिव आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। आई एल का डेरिवेटिव 1 आ गया तो 1 मल्टीप्लाई बाय आर ए ओवर V, तो ये चीज़ आपके पास आ गई यहाँ पे। सिमिलरली जो दूसरा है कांस्टेंट लॉसेस डिवाइड बाय लो आउटपुट जो है V इंटू आई एल, इसका डेरिवेटिव मैंने यहाँ आपको लेके दिखाया हुआ है, क्या है WC जो कांस्टेंट लॉसेस हैं डिवाइडेड बाय V, ये भी एक कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म जब आपके डेरिवेटिव से बाहर आएगी तो आपके पास जो अंदर बच जाएगी टर्म वो सिर्फ 1/IL बचेगी। 1/IL का मतलब है आई एल रेज टू पावर -1, आई एल रेज टू पावर -1। अब डेरिवेटिव का जो रूल होता है वो क्या होती है, पावर को हम पहले लिख लेते हैं, -1 पहले आ गई और पावर में से एक -1 थी, -1 और हो गया तो ये आ गया -1 माइनस आई एल इन की पावर -2, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है आई एल पावर -2। अब चूँकि ये जो कांस्टेंट लोड जो लॉसेस थे और जो वोल्टेज थी टर्मिनल वोल्टेज, ये पहले ही बाहर मौजूद थे डेरिवेटिव से, ये इसके साथ ज़रब खाएंगे तो जो हमारे पास इक्वेशन बचेगी वो माइनस कांस्टेंट लॉसेस डिवाइड बाय V इंटू आई एल के। अब ये हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन थी, इसमें हम इसके डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या आया था, आर ए डिवाइडेड बाय V, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसका जो डेरिवेटिव आया था वो क्या आया था, कांस्टेंट लॉसेस डिवाइडेड बाय V इंटू आई एल का स्केयर। अब बीच में यहाँ पे माइनस क्यों आया, इस डेरिवेटिव की वजह से। अब जब ये इक्वेशन पूरी 0 के बराबर है तो ये वाली टर्म हम इक्वेशन के दूसरे साइड अगर ले जाएं तो हमारे पास इक्वेशन जो बन जाएगी वो आर ए डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉसेस ओवर V इंटू आई एल स्केयर। अब V डिनोमिनेटर में है, दोनों साइड पे V कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से I को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें R के साथ, तो आई एल स्केयर आर ए इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉसेस। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। सो हम कह सकते हैं जब हमारे पास वेरिएबल लॉसेस कांस्टेंट लॉसेस के बराबर हो जाएंगे तो हमारे जनरेटर की एफिशिएंसी उस टाइम पे मैक्सिमम होगी। तो ये हमारा था पावर स्टेजेस एंड कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी।
ऑफ डीसी जनरेटर का लेक्चर। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। थैंक यू।